वॉरेन बफेट, जो इस सदी के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनके अनुसार एक नो नथिंग इन्वेस्टर बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो पीरियोडिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहे। इनफैक्ट 2007 में उन्होंने $1 मिलियन यानी तब के 4 करोड़ रुपीस की बेट लगाई कि अगले 10 साल में एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एक कलेक्शन ऑफ बेस्ट हेज फंड्स को बीट कर देगा। इस बेट ने मार्केट में तूफान ला दिया, क्योंकि ये पूरे हेज फंड इंडस्ट्री जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करती है, उनको एक ओपन चैलेंज था। अगर बफेट ये बेट जीत जाते हैं तो वो प्रूव कर देंगे कि हेज फंड इंडस्ट्री जो कि बहुत हाई फीस चार्ज करती है, उनकी इन्वेस्टर्स को कोई ज़रूरत नहीं। इस बेट को टेड साइडे नाम के एक जाने माने हेज फंड के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया। ये बेट जनवरी 1, 2008 में शुरू हो गई। टेड साइडे ने 5 सबसे बेस्ट हेज फंड सिलेक्ट किए और उसमें अपने 2 करोड़ रुपीस डाल दिए। इसी तरह वॉरेन बफेट ने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चूज़ किया और उसमें अपने 2 करोड़ रुपीस डाल दिए। बेट की शुरुआत में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो 37% से गिर जाता है, जबकि टेड साइडे का पोर्टफोलियो एक्टिव मैनेजमेंट के वजह से सिर्फ 23% से गिरता है। अगले 4 साल तक बफेट का पोर्टफोलियो टेड साइडे के पोर्टफोलियो से पीछे रहता है, बट वॉरेन बफेट डटे रहते हैं और इसका उनको फ़ायदा होता है। 5वें साल में फाइनली बफेट टेड साइडे से आगे निकल जाते हैं और 10वां साल आते आते बफेट सर्ट का पोर्टफोलियो टेड साइडे के पोर्टफोलियो को लगभग 3.5 टाइम से आउट परफॉर्म कर देता है। इन 10 सालों में वॉरेन बफेट के सिंपल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड स्ट्रैटेजी का टोटल रिटर्न 125% आता है, जबकि टेड साइडे के पोर्टफोलियो का रिटर्न सिर्फ 36% आता है। इन रिजल्ट्स को मीडिया में बहुत पब्लिसिटी मिलती है। हेज फंड के हाई फी स्ट्रक्चर पर हर कोई सवाल उठाने लग जाता है और एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो जाता है कि क्या इंडेक्स इन्वेस्टिंग अपने लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी से हाई कॉस्ट एक्टिव फंड से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में इसी डिबेट को और एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक्टिव इन्वेस्टिंग से बेटर हो सकती है। अगर एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना हो तो वो कौन सा होना चाहिए, और इस इन्वेस्टिंग स्टाइल को लेके मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। S&P ग्लोबल हर साल एक स्कोर कार्ड रिलीज करता है जिसमें एक्टिवली मैनेज फंड्स और इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। उनके 2024 के स्टडी के अनुसार इंडिया में पिछले एक साल में 60% ऑफ द एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है। इसी तरह 3 साल में 75% लार्ज कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है और 5 साल में सबसे ज़्यादा 93% यानी लगभग हर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड ने अपने इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है। इसी तरह अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी फंड की बात करें तो पिछले एक साल में इस कैटेगरी ने 54% फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से कम है। बट अगर हम 10 साल का पीरियड देखें तो इस कैटेगरी के 88% फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि एक्टिव फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को 0.75% से 2.25% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जबकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स को सिर्फ 0.05% से मैक्स 1% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि एक्टिव फंड से बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा इंडेक्स इन्वेस्टिंग सिंपल होता है। एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको पता होता है कि आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, मार्केट साइकिल्स और फंडामेंटल्स एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती।
अगर आप बिजी प्रोफेशनल हो जिसे स्टॉक एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन से इंडेक्स में करें और क्या एक इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने एनएससी के वेबसाइट पे लिस्टेड सारे इक्विटी इंडाइसेस की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में टोटल 118 इंडाइसेस लिस्टेड है और ये ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। ये सबसे जनरल इंडाइसेस होते हैं और प्योर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बताते हैं। ऐसे टोटल 18 इंडाइसेस एनएससी के वेबसाइट पे लिस्टेड है। दूसरा कैटेगरी है सेक्टोरल इंडाइसेस। ये अलग अलग सेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, ऑटो, केमिकल, मेटल्स एक्सेट्रा, और ऐसे टोटल 20 सेक्टोरल इंडाइसेस एनएससी के वेबसाइट पे लिस्टेड है। तीसरी कैटेगरी है स्ट्रैटेजी इंडाइसेस, जो कि एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जैसे कि हाई डिविडेंड, लो वोलेटिलिटी या मोमेंटम, और इनका टोटल पहले 2 कैटेगरी से कई ज़्यादा यानी 36 इंडाइसेस एनएससी के वेबसाइट पे लिस्टेड है। और फाइनली 4th कैटेगरी है थीमेटिक इंडाइसेस, जो कि एक स्पेसिफिक थीम या ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसे कि एनर्जी, हाउसिंग, ईवी, टूरिज्म एक्सेट्रा, और इनका नंबर चारों कैटेगरी में से सबसे ज़्यादा यानी 44 है। दूसरा स्टेप था कि इस लिस्ट के बनने के बाद हमने इन टोटल 4 कैटेगरीज में से सेक्टोरल इंडाइसेस और थीमेटिक इंडाइसेस को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज काफ़ी साइक्लिकल होती है। सो बेसिकली 118 इंडाइसेस में से हमने 64 इंडाइसेस निकाल दिए और अब हमारे पास टोटल 54 इंडाइसेस बचे हैं। तीसरे स्टेप में हमने इस लिस्ट के इंडाइसेस के सॉर्टिनो रेशियो निकाले। अब सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? बेसिकली सॉर्टिनो रेशियो एक नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपको कितना पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है पर यूनिट डाउनसाइड या रिस्क के बदले। ये रेशियो डाउनसाइड रिटर्न्स को पनिश करता है। अगर एक इंडेक्स का सॉर्टिनो रेशियो दूसरे इंडेक्स से ज़्यादा है, इसका मतलब उसका रिटर्न दूसरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट है और वो भी कम डाउनसाइड रिस्क के साथ। हमने इस रेशियो को 54 इंडाइसेस के लिए ओवर लास्ट 10 इयर्स यानी स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2016 से मई 2025 तक कैलकुलेट किया। अब हमने 10 इयर्स का पीरियड क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इस पीरियड में मार्केट में मल्टीपल बुल और बेयर साइकिल्स आ चुके हैं और इसीलिए डाटा ज़्यादा रिलायबल है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने सॉर्टिनो रेशियो का कैलकुलेशन क्यों नहीं दिखाया, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स फॉर 54 इंडाइसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए अगर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए तो हम उस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बना देंगे। अब 4th स्टेप में इन इंडाइसेस को फिल्टर करके हमें वो इंडेक्स मिल गया जिसका सॉर्टिनो रेशियो इन 54 इंडाइसेस में सबसे ज़्यादा है, और वो इंडेक्स है निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी 30। आई नो नाम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कोई इस इंडेक्स में 2015 में पैसे इन्वेस्ट करता तो उसको आज 2025 तक 16.96% का कैगर रिटर्न मिलता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिटर्न कितना है, तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई 10 लाख रुपए इस इंडेक्स में 2015 में इन्वेस्ट करता तो वो आज ऑलमोस्ट 5 गुना यानी अराउंड 48 लाख रुपीस हो जाता। पर इससे भी इंटरेस्टिंग, अगर कोई इस इंडेक्स में पिछले 10 साल में लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह मंथली एसआईपी करता तो उसे 19.58% का एनुअल रिटर्न मिलता। सो बेसिकली 10 साल से अगर कोई इस इंडेक्स में मंथली ₹10,000 की इन्वेस्टमेंट करता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू
₹33 लाख से भी ज़्यादा होती। इसी में मैं कहूँगा SIP सही है। सो अब हमारे लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये चेक करना था कि ये परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कैसा था। सो अगर हम लास्ट 10 साल में इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का डाटा निकालते हैं तो हमें 83 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट मिलती है। और अगर हम इस इंडेक्स के 10 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न्स का परफॉर्मेंस इन 83 म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न से कंपेयर करें तो इस इंडेक्स का रैंक एक रिस्पेक्टेबल 17th आता है, जो कि एक अमेजिंग रैंक है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है कि जिन फंड्स ने इस इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है उनमें से मैक्सिमम या तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या तो सेक्टोरल फंड्स है। और ये सारे म्यूचुअल फंड्स बहुत ही साइक्लिकल होते हैं। सो हो सकता है अगले 10 साल में ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो। और इसी तरह अगर हम ये कंपैरिजन 10 इयर्स SIP रिटर्न्स के लिए करें तो इस इंडेक्स का रैंक 22 आता है, जो कि अगेन एक बहुत रिस्पेक्टेबल रैंक है। यहाँ भी आप देखोगे कि पिछले टेबल की तरह जिन म्यूचुअल फंड ने इस इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है उनमें से मैक्सिमम आइदर स्मॉल कैप, मिड कैप या सेक्टोरल फंड्स है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी 30 जो कि हमारा इंडेक्स है, बाकी 54 इंडाइसेस में से हाईएस्ट रिटर्न देने वाला इंडेक्स नहीं है। आप टेबल में देख सकते हो कि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम और निफ्टी माइक्रो कैप 250 के रिटर्न्स इस इंडेक्स से ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन रिटर्न्स को ओवर लास्ट 10 इयर्स एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जब जब निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम और निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं तब निफ्टी अल्फा ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब निफ्टी मिड कैप और निफ्टी माइक्रो कैप दोनों -16 और -27% से डाउन थे तब निफ्टी अल्फा ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट सबसे अमेजिंग बात यह है कि निफ्टी अल्फा ने पिछले 10 साल में एक बार भी कैलेंडर ईयर नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सो बेसिकली अगर कोई इस इंडेक्स में पिछले 10 सालों में इन्वेस्टेड है तो उसने आज तक नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखे हैं। सो क्या रीज़न है इस परफॉर्मेंस का? ये समझने के लिए हमने इस इंडेक्स का मेथोडोलॉजी एनालाइज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स इस इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। तो उसका आंसर है कि इस इंडेक्स में मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स है, जैसे कि नेस्ले, HDFC बैंक, TCS, ICICI जो कि लार्ज कैप है, और पेट्रोनेट, NMDC, ओरेकल, मैरिको जो कि हाई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स। अब दूसरा सवाल ये है कि इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे फिल्टरिंग क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं जिससे कि इस इंडेक्स ने इतना बैलेंस रिटर्न दिया। सो पहला फिल्टर है अल्फा, जो उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है जिन्होंने पिछले 1 साल में मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और अपने इन्वेस्टर्स के लिए अल्फा क्रिएट किया है। दूसरा फिल्टर है क्वालिटी का, जो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे क्राइटेरिया से हाई क्वालिटी स्टॉक्स कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करता है। तीसरा फिल्टर है वैल्यू का, जो प्राइस टू इक्विटी और प्राइस टू बुक जैसे रेशियोज की मदद से इंश्योर करता है कि जो स्टॉक्स सिलेक्ट हुए हैं वो अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड हो। और फाइनली फोर्थ फिल्टर है वोलेटिलिटी का, जो हाईली स्टेबल और प्रेडिक्टेबल स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है। और इन्हीं फिल्टर्स की मदद से ये इंडेक्स 30 ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाता है जिनका सॉर्टिनो रेशियो बाकी 54 इंडाइसेस में से सबसे बेस्ट। और इसीलिए मुझे लगता है
कि ये एक इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें सारे इम्पॉर्टेंट फिल्टर्स आ जाते हैं। अब फाइनली मेरा रिकमेंडेशन क्या है इस इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे। पहला, ये इन्वेस्टिंग स्टाइल बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लाइफ में पीस चाहते हैं, जिन्हें अपसाइड रिटर्न्स थोड़ा कम मिले तो चलेगा, बट डाउनसाइड रिटर्न्स ज़्यादा हैंडल नहीं होते हैं। दूसरा, ये इन्वेस्टिंग उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें स्टॉक एनालाइज करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, पर जिन्हें अपने पोर्टफोलियो से एक डिसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होता है। तीसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को बेच के सारा पैसा इस इंडेक्स में लगा दें, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ सकता है। और मुझे अभी भी लगता है कि कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जैसे कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड में एक्टिव फंड मैनेजमेंट अल्फा क्रिएट कर सकता है। इस इंडेक्स को आप अपने फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के जगह यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो इस इंडेक्स से लास्ट 3 to 5 ईयर्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपको इस इंडेक्स इन्वेस्टिंग को कंसिडर करना चाहिए। फाइनली, ये इन्वेस्टिंग स्टाइल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है और उन्हें इस इंडेक्स में मंथली SIP करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस वीडियो के बनने तक मैंने जब चेक किया तो इस इंडेक्स का कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर इस इंडेक्स में SIP करना है तो आपको आपके डीमैट अकाउंट से इसके ETF में हर मंथ रेगुलरली इन्वेस्ट करना होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्टली इन्वेस्ट करें, वेल्थ बिल्ड करें।